सो वेलकम बैक। चर्चा करेंगे वेस्ट के विषय में, यानी कचरे। ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न इस पर भी अक्सर पूछा जाता है। वेस्ट यूं तो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज अगर देखें तो बड़े पैमाने पर जो वेस्ट है वो हम डंप कर रहे हैं और सबसे बड़ा डंपिंग देखें तो इसका समुद्री क्षेत्र में है। एक एस्टिमेशन के अनुसार, वर्ल्ड एस्टिमेशन है कि 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक हम हर वर्ष समुद्र में डंप कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक जो है वो समुद्र में डंप होता है। हमारी मजबूरी है कि हम इसे डंप करेंगे क्योंकि कूड़े हैं वो कहीं ना कहीं चाहे रिसाइकिल करने के पश्चात ही उसको डंप करना होता है और एक आवश्यक मजबूरी है जिसके तहत देखा गया कि विश्व में लगभग सभी देश अपना कूड़ा डंप करते हैं और वो समुद्र में डंप होता है। तो समुद्र में सबसे बड़े पैमाने पे डंप देखा गया। तो इससे संबंध में और डिटेल में जानकारी लेंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात करते हैं साधारण सी बात कि भाई वेस्ट किसे कहेंगे। तो कोई भी अवांछित या असामान्य पदार्थ जिसे उपयोग के बाद छोड़ दिया जाए उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। जनसंख्या और बहुत बड़ी औद्योगिक गतिविधियां नगर पालिका के ठोस कचरे के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाई हम अपने जीवन में अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों का प्रयोग करते हैं और डेली रूटीन के साथ बहुत से कचरे को हम प्रोड्यूस करते हैं। ये कचरा हम जनरली अपने घर से ले जाकर के बाहर फेंक देते हैं। हर व्यक्ति हर घर में झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, कचरे को उठा करके डंप कर देता है। कुछ लोग उसे बाहर फेंक देते हैं और उस कचरे को किसी अन्य माध्यमों से हम अगर देखें तो जो हमारे यहाँ बिन्स बने हैं, सरकारी बिन यानी कि जो डस्टबिन है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद उसे सरकार के नगर निगम की गाड़ियां आ जाती हैं, उन्हें ले जा करके रिसाइकलिंग सेंटर्स पे ले जाती है, जो उसमें से रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल कर लेती है। रिसाइकिल हो जाने के बाद हम उसको उठा करके जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है जो अब रिसाइकिल नहीं हो सकता उसे गार्बेज कहीं जगह गाड़ दिया जाता है और फिर जो गाड़ा भी नहीं जा सकता उसे कहीं ना कहीं उठा करके डंप किया जाता है। जनरली ये देखा गया नदियों में और नदियों से समुद्र में। और इस प्रकार से मात्र अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो 14 बिलियन पाउंड का प्लास्टिक दुनिया जो है वो समुद्र में डंप करती है। अभी हाल ही में सीबीसीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रत्येक वर्ष लगभग 52 मिलियन टन कचरा उत्पादित किया। अब अन्य कचरों के दृष्टिकोण से देखें तो 52 मिलियन टन जो है वो कचरा भारत ने उत्पादित किया है। तो अब इतना कचरा इसको कहाँ डंप किया जाए और ये वास्तविक समस्या बनती जा रही है। इसलिए रिसाइकिल करना जरूरी है और कोशिश ये करना है कि जो रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें और ऐसे तत्वों का ही इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो सके, यानी हम ऐसे ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल किया जा सके। अब प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते तो हो सके तो इन प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक के जो तत्व हैं उनका उपयोग जब हम कम करेंगे तो रिसाइकिल का प्रश्न ही नहीं उठेगा और इसे डंप करने की बात ही नहीं उठेगी और ऐसी चीजें डंप होंगी जो आसानी से डिसॉल्व हो सके, चाहे वो वाटर में हो चाहे वो सॉइल में हो। अब बात करते हैं अपशिष्ट की क्लासिफिकेशन के, किन के भागों में इनको बांटा जा सकता है। तो देखिए इसे कई प्रकार से कहा जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ 3 भाग में इसको बांटेंगे। सबसे पहला हम कहेंगे ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट क्या है? मानव समाज द्वारा त्याग की गई यानी विसर्जित की गई कोई भी ठोस सामग्री, अर्ध ठोस या दूसरी सामग्री, उदाहरण के लिए बेकार टायर है, स्क्रैप है, धातु है, फर्नीचर है, लेटेक्स है, पेंट्स है, ये सब कुछ जो है ठोस अपशिष्ट कहा जा सकता है। देखिए अभी ठोस अपशिष्ट है, अगर ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड बेटर, परंतु अगर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं तो ये नुकसान है। जैसे जल में जब हम इनको फेंकते हैं तो जल में डिसॉल्व हो जाए तो बेटर है, लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो टॉक्सिफिकेशन का वर्क करेगा, यानी नेगेटिव वर्क करेगा। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम मूर्ति, जो गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं तो हमने देखा कि बड़ी से बड़ी मूर्तियों को समुद्र में और नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। इन मूर्तियों में ऐसे ऐसे पेंट्स लगाए जाते हैं, लेटेक्स लगाए जाते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होता, अनसॉल्युबल होता है। पानी में जाने के बाद ये खुल नहीं पाता, इनके तत्व, इनके मॉलिक्यूल्स टॉक्सिक
तत्व पैदा करते हैं, नुकसानदायक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो कि जल के अंदर जो जलचर हैं, जल जीव हैं, उनके लिए नुकसान उत्पन्न करते हैं। और इससे जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, और वो इनडायरेक्टली हमें भी प्रभावित करता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार माना जा सकता है वो लिक्विड वेस्ट यानी तरल अपशिष्ट है। मानव समाज द्वारा विसर्जित किया गया तरल पदार्थ जैसे घरेलू धुलाई, रसायन, तेल इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, जनरली हम खाना बनाते हैं, खाने में कढ़ाई में कुछ तेल वगैरह लगा रहता है, बर्तनों में कुछ चिकने लगे हैं, उसको साफ सफाई कर दिया जाता है। कैसे साफ सफाई किया जाता है? डिटर्जेंट से साफ सफाई किया जाता है। तो पहली बात, जो तेल वगैरह है वो घुलनशील नहीं है, वो पानी में जाएगा, नाली से नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में पहुंचने के बाद ये घुलेगा नहीं, और ये भी टॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा। जानवरों के लिए, जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर, उनके लिए नुकसानदायक है। डिटर्जेंट से साफ कर दिया गया, डिटर्जेंट से बर्तन को साफ कर दिया गया, डिटर्जेंट से कपड़े धुल दिए गए। आपने देखा कि आपने अपनी सफाई कर ली, अपनी टॉयलेट साफ कर ली, हार्पिक का इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छा है, पूरा साफ हो गया। तेजाब डाल के आपने टॉयलेट को साफ कर दिया। ये सब कुछ केमिकल था जो आपने पानी के माध्यम से, यानी तरल वेस्ट के माध्यम से नालियों में, और नालियों से नाले में, नाले से नदियों में, और नदियों से समुद्र में गिरा दिया। नाओ, ये तो बहुत सुपर टॉक्सिक्स हैं, और इनको जब छोटे छोटे मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु समुद्र में इनका सेवन करेंगे, नदियों में सेवन करेंगे, तो उनकी हेल्थ पर नुकसान पहुंचेगा। उनके मरने से, डेड बॉडी के होने से, उन पर आधारित जो बड़े जीव जंतु हैं उनका डेड डिके होगा, और इसके बाद उनसे हमारा पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा। और समुद्र के अंदर जब ज्यादा जीव जंतु मरेंगे तो गंदगी पनपेगी, कीड़े पनपेंगे, सड़न नहीं होगी या सड़ेंगे तो उनसे बैक्टीरिया, फंगस पैदा होंगे। कई बार ऐसे वायरस भी उत्पन्न हो सकते हैं जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं। हम सोच सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शायद इतनी बड़ी विकृति उत्पन्न हो सकती है। आज अगर हम कोरोना वायरस के लिए किसी भी एक देश के किसी लैबोरेटरी को शायद टारगेट करके कह देते हो, लेकिन सत्य माने तो शायद यहाँ पर भी मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया गया कोई छेड़छाड़ ही है, या आए दिन ये प्रदूषण के कारण भी उत्पन्न हो सकता है वायरस। और कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत से अन्य वायरस, और आने वाले समाज, दुनिया में आने वाले समय में बहुत से ऐसे अन्य जीव जंतु और वायरस, बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नेगेटिवली रोल अदा करते हैं। तो यह मान सकते हैं कि ये तरल के माध्यम से, वेस्ट के माध्यम से काफी हद तक प्रभावित करता है। गैसीय अपशिष्टों की बात करें तो मानव समाज द्वारा जो विसर्जित की गई गैसीय तत्व हैं, जैसे हानिकारक गैस घरों से में प्रयोग किए जाते हैं, डिटर्जेंट इत्यादि। अब डिटर्जेंट का ड्यूड्रेंट से बात करेंगे तो ड्यूड्रेंट हमने स्प्रे किया, परफ्यूम स्प्रे किया, ये वास्तव में है क्या? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि ये अन्य तत्वों को तोड़ करके उनमें से कंपाउंड को लेकर के अपने आप को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये नेगेटिव रोल अदा कर रहे होते हैं। ये अन्य तत्वों को तोड़ने का कार्य करते हैं। एटमॉस्फेयर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड का लेवल बढ़ने से ये ओजोन को डिप्लीट कर दे सकता है, और इसके साथ ही साथ ओजोन के डिप्लीशन से अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी पर आना बढ़ सकता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान अभी देखें तो 0.8 डिग्री तक बढ़ चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2080 तक विश्व का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। अब आपको लगेगा 3 से 4 डिग्री क्या दिक्कत है, 3 से 4 डिग्री कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 3 से 4 डिग्री झेल लेंगे। तो वास्तव में 3 से 4 डिग्री एवरेज है। एवरेज का मतलब समझ रहे हैं कि तापमान गर्मी में बहुत अधिक हो जाएगा। अब अगर आज देखें तो गर्मी में हम 40, 42 डिग्री, 45 डिग्री का तापमान झेलते हैं, ये लगभग 10-12 डिग्री और बढ़ सकता है, यानी कि 50, 55, 65, 60 तक तापमान पहुंच सकता है। और जाड़े में यह तापमान एवरेज रूप से देखें तो घटेगा, यानी कि हमें मौसम में इसका प्रभाव, क्लाइमेट में इसका प्रभाव देखने को बहुत हद तक देखने को मिलेगा। स्थिति ये हो जाएगी कि जाड़े में तापमान -10, -12, -15 तक पहुंच जाएगा। इन एवरेज अगर निकाले तो साल भर का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री इस प्रकार से बढ़ेगा। अब आप सोचिए, इससे सब तरीके से प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है उनके बढ़ने की वजह से
पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता जाएगा, जिससे ग्लेशियर्स गलेंगे, समुद्र की सतह ऊंची होगी, द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, जीव जंतु जलचर सभी प्रभावित होंगे, पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होने लगेगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नेगेटिव रोल अदा होगा, और प्रदूषण को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो जान माल और धन सभी चीजों का बहुत नुकसान होगा। अब यहाँ पर कचरे के संबंध में कुछ और तर्क दिया जाए, कुछ और बातचीत किया जाए, तो इस पर मैं इसके पृथक्करण की बात करूंगा, सेग्रेशन की बात करूंगा। तो आजकल आप अक्सर जब कभी किसी मॉल में जाते हैं या किसी ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पे हैं, तो एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कई रंग की बास्केट्स, बिन्स यानी कि डस्टबिन लगी होती, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, और उस पर लिखा रहता है कि इस पे लिक्विड है, ये जो है कचरा वेस्ट जो है सॉलिड के लिए है। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या सेंस है, तो मैं आपको यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और इनके मीनिंग्स को, इनके जो कहा जाए कि लेवल के अकॉर्डिंग, इनके रंग के अकॉर्डिंग इनको समझाना चाहूंगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है इसको। सबसे पहली बात, ग्रीन कलर के अगर आप डस्टबिन देखते हैं तो ग्रीन कलर का डस्टबिन का तात्पर्य होता है कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स या ड्राई वेस्ट के लिए, यानी जो प्लास्टिक बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, ड्राई वेस्ट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन कलर का डस्टबिन यहां पर समझा जाएगा, जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर प्लास्टिक बैग हैं, बॉटल्स हैं, ड्राई वेस्ट हैं, सूखे कचरे हैं, तो आप उसे ग्रीन कलर के डस्टबिन में डंप कीजिए, जो कि रिसाइकिल हो सकता है। इसके बाद रेड कलर के डस्टबिन को अगर आप देखते हैं तो इसमें हजार्डियस ई वेस्ट, बैटरी, ब्लेड्स, रेजर, इनको इसमें डाला जा सकता है, ये भी रिसाइकिल किया जा सकता है और उनको हजार्डियस ई वेस्ट कहा जाएगा। इसके बाद ब्लू कलर के डस्टबिन है, तो इसमें कंपोस्ट किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो चीजें हैं उसे कंपोस्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर किचन वेस्ट होता है, जिसको एक प्रकार से कहा जाए तो कंपोस्ट कर करके हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक कलर का अगर डस्टबिन है तो दैट इज डिस्पोज्ड बाय हाउसकीपर, यानी कि घर के लोगों द्वारा डिस्पोज किया जाता है, जिसमें डिकम्पोज्ड वेस्ट आता है, नैपकिन्स है, डाइपर्स है, टॉयलेट वेस्ट है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर जो चर्चा किया वो जनरली सॉइल पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो सॉइल पोल्यूशन में क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन के अंतर्गत इन्हें कैसे कैसे वितरित किया जा सकता है, सेग्रेट किया जा सकता है, इनके बिन्स को कैसे कहा जा सकता है, तो ये मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे चर्चा किया। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रयास करूंगा और भी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी मदद कर सके। यूनिट एनवायरनमेंट जो कि आपकी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ हायर की जो सिलेबस है, यानी हायर का मतलब हो गया कि जो नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हायर डिपार्टमेंट से आती है, उसमें जो आप बच्चे अप्लाई करते हैं उनमें एनवायरनमेंट एक यूनिट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान अध्ययन के सेक्शन से। तो समान अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने एनवायरनमेंट के कई वीडियोस अपलोड किए हैं। आप सब लोग इस वीडियो से लाभ लीजिए, इन्हें देखिए और अपने कमेंट्स जरूर नीचे लिखकर भेजिए, क्योंकि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक खुला मंच प्रदान करता हूं। आप अपने प्रश्नों को इन कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं। मुझे बहुत से बच्चों ने क्वेरी किया कि सर अगर हम आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्या करें। तो व्हाट्सएप तो एक जरिया है ही, जो कि 80 90 60 5000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 80 90 60 5000। ये एक जरिया है आपके पास, आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को, अपने जो भी आपके व्यूज हैं उसमें लिखकर आप भेज सकते हैं, जिसका मैं रिस्पॉन्स करूंगा आपके लिए। तो फिर भी मैं जल्द से जल्द आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा और अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।